चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा गति के समीकरणों का निगमन किस तरीके से ग्राफीय विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस वीडियो हम देखेंगे गति के समीकरणों का निगमन कलन विधि से किस प्रकार, कलन विधि यानी समाकलन के जो नियम हैं उनका प्रयोग करके हम कैसे गति के समीकरणों का निगमन कर सकते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन की हेल्प से हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनका ड्राइव कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा है, कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण। कलन विधि से यहाँ पे हम पढ़ेंगे कलन विधि से किस प्रकार से समाकलन के नियमों का प्रयोग करके गति के समीकरण को निगमन किया गया है, ड्राइव किया गया है। माना एक गतिशील वस्तु जो है उसका त्वरण a है, ठीक है। कोई एक वस्तु है, गतिशील है, जो चल रही है, ठीक है। उसका त्वरण यानी कि उसका एक्सीलरेशन क्या है, a है, और वो सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है। t = 0 पर जब समय 0 होता है यानी समय में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो वस्तु का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग होता है। और प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग जो है वो u हो गया। ये कब है, जब t = 0 पर प्रारंभिक वेग u है। अगर t = t जब पहुंचता है तो यानी कि कह सकते हैं t समय पश्चात उसका जो वेग है वो v हो जाता है, यानी कि ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो जब वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका विस्थापन है, s होता है। यानी कि भाई वस्तु ने, मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु थी, ये व्यक्ति यहाँ पे था और यहाँ से चल करके ये कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुँच गया। अब जब ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ से लेकर के इसने यहाँ तक कुछ ना कुछ गति, कुछ ना कुछ दूरी तय की। तो यहाँ पे इसने इतनी दूरी की, सरल रेखा में दूरी तय की। तो सरल रेखा में जब हम दूरी तय करते हैं तो वो विस्थापन s होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण पे हम चलते हैं। गति का प्रथम समीकरण जो है समाकलन विधि के द्वारा हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, v = u + at होता है, जो कि आइजैक न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए हैं, ठीक है। तो इसको हमें समाकलन विधि के द्वारा सिद्ध करना है। सबसे पहले देखेंगे आप, गतिशील वस्तु का त्वरण जो है, गतिशील वस्तु का त्वरण a = dv/dt होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है dv/dt यानी कि वेग में परिवर्तन और समय अंतराल, ठीक है। वेग में परिवर्तन dv जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी, और dt यानी चेंज इन टाइम। ओके, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे a = dv/dt है। अगर हम इस dt को इस तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, dv = क्या हो जाएगा, a dt, ठीक है। dv = a dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब समाकलन कर देते हैं। चूंकि वेग जो है वो चेंज हो रहा है u से v तक, यानी इनिशियल u है और फाइनल v है, प्रारंभिक u है और अंतिम v है। तो u to v इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका समाकलन होगा। और ये जो है a जो है वो नियत रहता है, जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि गति के समीकरण तभी आप अप्लाई कर सकते हो, तभी आप लगा सकते हो जब त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन नियत हो, कांस्टेंट हो। ओके, तो समय जो है इनिशियल, जब वेलोसिटी है u इनिशियल है तो टाइम 0 है, जब वेलोसिटी v हो जाएगी तो टाइम t हो जाएगा। तो u to v dv को इंटीग्रेट करते हैं और 0 to dt को इंटीग्रेट करते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन v होता है, ठीक है, और ये आपका u to v है, और dt का इंटीग्रेशन आपका t होता है, ये a बाहर जो नियत है, और t 0 to t। यहाँ पे आप देखेंगे
इंटीग्रेशन करने के बाद जो u2 भी है तो इसको हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा क्या है देखिए यहाँ पे v और निचली सीमा क्या है u, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपर लिमिट यानी t माइनस 0, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और यहाँ पे जब हम u को इस तरफ भेज देंगे तो ये क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और ये हमारा गति का प्रथम समीकरण कलन विधि के द्वारा ड्राइव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले गति के द्वितीय समीकरण की। हमने गति का प्रथम समीकरण पढ़ लिया है कलन विधि द्वारा। अब हम गति के द्वितीय समीकरण को देखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण में हम वेग को लेते हैं। वेग जो है v डिनोट करता है, तो वेग क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पे हमने ये लिखा, ओके। तो वेग v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये डी टी जो है अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। अब हम इसका जो शुरुआत में हमने आपको बताया है कि विस्थापन जो है शुरू में इसका विस्थापन 0 था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचा, तो इसका विस्थापन क्या हो गया s हो गया। 0 से s तक जब उसका विस्थापन हुआ तो जब विस्थापन 0 था तो समय 0 था, t इज इक्वल टू 0। जब विस्थापन s हुआ तो समय क्या हुआ t, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू जब 0 था तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, t इज इक्वल टू जब t हुआ यानी t समय पश्चात उसका डिस्प्लेसमेंट उसका विस्थापन जो है वो s हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से s तक और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t तक, ओके। जब हम 0 टू t तक इसका इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसमें ds का इंटीग्रेशन किया हमने s इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 0 टू s इज इक्वल टू, इसमें v की वैल्यू हम पहले वाले समीकरण से जब रख देते हैं तो v की वैल्यू पहले वाले समीकरण में क्या है इंटीग्रेशन 0 टू t किया जा रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये आपकी पहले वाले समीकरण में वैल्यू दी गई है। जब इसमें हम इसका अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये तो इसकी लिमिट अपन पुट कर देते हैं तो s माइनस 0 आपको मिल जाएगा। इधर से आप इसका करेंगे तो इसका समाकलन किया जाएगा 0 टू t u डी टी प्लस 0 टू t 80 डी टी। 80 डी टी जब हम करेंगे इसका तो देखिए इसमें u जो है वो बाहर निकल के आपका आ जाएगा, तो हमको क्या यहाँ s इज इक्वल टू u क्या मिल गया हमको बाहर, तो t रखेंगे हम, तो t का समाकलन 0 टू t करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा t, और ये क्या होगा 0 टू t प्लस ये 0 टू t में हम a इसको बाहर निकाल लेंगे और t का समाकलन करोगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ मिल जाएगा और इसकी जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 टू t, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए s इज इक्वल टू, ये इसकी लिमिट पुट करोगे आप तो u इज इक्वल टू t माइनस 0, ठीक है, और प्लस इधर पे आप इसकी लिमिट पुट करोगे तो t इज इक्वल टू t यानी t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे s इज इक्वल टू u का t माइनस 0 यानी t से u का मल्टीप्लाई तो u t प्लस a का मल्टीप्लाई करोगे t स्क्वायर अपॉन 2 से, t स्क्वायर माइनस 0 तो t स्क्वायर माइनस 2 ही बचेगा, t स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, सॉरी t स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, तो a t स्क्वायर अपॉन 2। तो इस अपॉन 2 को हम ऐसे रख सकते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए ये लिखा हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं s हमारा विस्थापन है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, t हमारा समय है और a हमारा त्वरण है। गति का द्वितीय समीकरण आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं गति के तृतीय समीकरण पर। तो गति का जो तृतीय समीकरण है इसमें आप ध्यान दीजिए, गति के तृतीय समीकरण में हमने दो चीज़ों को इंक्लूड किया है। इंक्लूड कैसे किया है कि जो त्वरण है वो क्या होता है dv अपॉन dt, यानी त्वरण क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वही सूत्र लगाया a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, ds से भाग गुणा और भाग किया हमने दोनों तरफ, यानी कि आप मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि अगर हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं और उसी चीज़ को घटा देते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से किसी चीज़ का गुणा करते हैं और किसी चीज़ से भाग देते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया, ds से गुणा किया और ds से ही भाग दिया, तो a इज इक्वल टू ds अपॉन dt, dv अपॉन dt में हमने ds अपॉन ds का जो है मल्टीप्लाई किया,
ds अपॉन dt का जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए ds अपॉन dt एक ये हो गया और dv अपॉन ds एक ये हो गया, तो एक ये और एक ये। तो ds अपॉन dt क्या होता है, देखिए विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग। और dv अपॉन ds इसको हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। अब v dv अपॉन ds, यहाँ पे से ये जो ds है इसको हम जब इस तरफ भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v dv इज इक्वल टू a ds। अब हमें इसका समाकलन करना है। जो v है इसका समाकलन करोगे कहाँ से, u टू v तक, और जो s है इसका समाकलन करोगे कहाँ से, 0 टू s तक, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dv, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a तो हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि नियत होता है ds, ठीक है। अब यहाँ पे v का मान हम रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था, हम लिख देते हैं। हमको क्या करना है, v dv का समाकलन करना है 0 टू u टू v तक, u टू v तक करना है v का। अब v का समाकलन करोगे जब आप, तो v का समाकलन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, और वो भी किसके बीच में, u टू v के बीच में। और यहाँ पे a, और ये क्या है ds, ds का समाकलन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा s, और इसमें क्या मिलेगा, 0 टू s। तो v स्क्वायर अपॉन 2 में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a s। इन दोनों में से अगर हम 2 को इस तरफ भेज दें कॉमन लेकर के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें u स्क्वायर को अगर हम इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये इस प्रकार हमारा गति का तृतीय समीकरण ड्राइव हो गया, वो भी करण विधि के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत,